सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सिर्फ 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो पाएगी, बट उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें वो करवा देता हूँ फटाफट आपको। कल हम लोगों ने अल्फा डीके समझा था। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस 2He4 2+, राइट। तो उसमें आपने अंडरस्टैंड किया था कि अगर एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ब्रेक करता है, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल साथ में Q लिखते हैं। Q वैल्यू इज द एनर्जी रिलीज। व्हाई इज दैट एनर्जी रिलीज? Because mass decreases. Because mass decreases. E is equal to delta m into c square के अकॉर्डिंग वो एनर्जी निकलती है ना। उस एनर्जी को कौन शेयर करता है? डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल। ये बात समझनी है आपने, और कोई हीट वेट नहीं दिखाते वहां पे। कौन कौन शेयर करता है? अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी करता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आपने फॉर्मूला डिराइव किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। दैट वाज a minus 4 by a into q, और q कैसे निकलना है? डेल्टा m into c स्क्वायर करके। वो आपको बता दिया था कि 931 से कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब amu में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो मैंने उसके क्वेश्चंस डाल रखे हैं, इसके अंदर आपको कर सकते हैं। बहुत ध्यान से करना। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो आपने करने ही है, अरिहंत का चैप्टर वाइज जो सैंपल पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर किसी ने परचेज नहीं किया तो यू मस्ट गॉट दैट अरिहंत का चैप्टर वाइज। उससे क्या बेनिफिट होगा? अब आप लोग अननेसेसरीली इधर उधर के क्वेश्चंस करने की बजाय सिर्फ एनसीईआरटी के सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चंस, राइट, प्लस वो प्रीवियस ईयर कर दे, आपकी 100% कैरी होती जाएगी। कुछ भी कहीं से और करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलिए फाइन। अब बात करते हैं बीटा डीके के बारे में। ये बीटा पार्टिकल होता क्या है? आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कल n/z का फैक्टर समझाया था ना। n/z शुड नॉट बी लेस देन 1, यानी प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, वहां इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी तो पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगेगा तो भी इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो मास बढ़ा देगा। मास बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ना, वो डिके करना शुरू करता है। सो ऐसे इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन किस में कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्जन होती है। दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन इज कॉल्ड अ बीटा पार्टिकल, बेसिकली बीटा नेगेटिव। If somebody talks about beta particle, by default you talk about beta negative decay, because there is another beta positive decay which I'll just discuss with you. So पहले तो हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव डिके। लेकिन फटाफट बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके। तो सिंपल है, क्या लिख दीजिए? When a neutron inside unstable nuclei, when a neutron inside unstable nuclei breaks into a proton and electron, breaks into a proton and electron, then that electron is emitted out of nuclei and is known as beta particle. Beta particle. फिर लिखे, this emission is accompanied by another particle, another के साथ लिखना, another massless chargeless particle called antineutrino, ठीक है। तो पता है अभी एंटी न्यूट्रिनो के बारे में क्या हुआ? देखो, मासलेस भी है, चार्जलेस भी है। हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग क्या करते थे? चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पकड़ में ये आता ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इतनी एनर्जी लेके निकलता है कि ये अर्थ को पेनिट्रेट कर जाए। सो देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड 6-7 years back
why is it not possible to detect or identify antineutrino? Because it is massless and chargeless. Even electric and magnetic fields are not able to deflect it, क्योंकि deflection होगी तो आप उसको identify कर पाएंगे. ठीक है? And has very high energy. लिख दीजिए. It has very high energy. It has very high energy such that it can penetrate even Earth. It can penetrate even Earth. ठीक है? एक तो ये हो गया. साथ में मेंशन करो. Electric and magnetic fields cannot detect this particle. Cannot detect this particle. ठीक है? अब स्टार मार्क करके लिख दीजिए. Pauli, P-A-U-L-I, Pauli provided a hypothesis to support emission of antineutrino. मतलब उसने ऐसा कुछ समझाया कि भाई एंटीन्यूट्रिनो निकल रहा है, कैसे निकल रहा है वो समझ लो. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के पास हाफ स्पिन होता है ना? अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल गया हाफ स्पिन लेके, तो न्यूक्लियस का स्पिन भी हाफ चेंज हो जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग. बट इट हैज बीन फाउंड दैट ईदर देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय एन इंटीग्रल नंबर. ये कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल निकल गया विच इज एंटीन्यूट्रिनो, जिसका स्पिन अगर ऑपोजिट सेंस में था तो न्यूक्लियस का स्पिन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और वो भी हाफ स्पिन के साथ निकल रहा है. अगर उसका स्पिन इलेक्ट्रॉन के पैरेलल था, सेम सेंस में था, तो इंटीग्रल नंबर से चेंज हो गया. आई पसंद है? तो ये कहानी थी सारी जो पॉली ने एक्सप्लेन करी. लिख दीजिए, लिखिए. इट हैज बीन फाउंड that the angular momentum of nuclei either doesn't change or changes by integral number due to emission of beta particle. ठीक है? अब लिखिए, बीटा पार्टिकल कैरीज अ स्पिन ऑफ हाफ, comma, hence another particle must be emitted with half spin, such that if it is anti-parallel to beta particle, then there is no change in the angular momentum of nuclei, considering conservation of angular momentum. Whereas if its spin is parallel to that of beta particle, comma, angular momentum of nuclei changes by integral value, comma, लिख के क्या किया? angular momentum of nuclei changes by integral value. आया आपको समझ में? तो पॉली ने क्या चीज कंसीडर करी? उसने कहा देखो भाई, बीटा पार्टिकल निकलने पर या तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा या फिर इंटीग्रल वैल्यू से चेंज हो रहा है. ऐसा कैसे पॉसिबल है?
इलेक्ट्रॉन तो जो जा रहा है निकल के वो हाफ का स्पिन लेके जा रहा है, तो या तो दूसरा हाफ स्पिन उसके ऑपोजिट हो जो कैंसिल कर जाए, या फिर उसके डायरेक्शन हो ताकि इंटीग्रल चेंज ले। दैट्स इट। सो ये थी कहानी। अब इसकी इक्वेशन लिखिए। अभी देखते जाओ, ग्राफ बनाऊंगा, उससे शायद आपको चीज क्लियर हो जाएगी। पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, जिसे कि आप बोलते हैं बीटा नेगेटिव, है प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू। क्यू वैल्यू को कौन कैरी करेगा? ये सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है, तो इसलिए दोनों ही मिलने कैरी करते हैं, तो ये एनर्जी मिलने दोनों के बीच में डिवाइड। ठीक है, ये इक्वेशन थी। क्लियर हुआ? अब एक चीज लिख दीजिए, न्यूट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली इन मास नंबर। अच्छा, जिसकी क्लास वगैरह होना वो चले जाना, मैं लेक्चर कंप्लीट करूँ, 15-20 मिनट लगेंगे मुझे, मैं वो लेक्चर कंप्लीट करूंगा। जिसकी क्लास हो इन बिटवीन वो जा सकता है, ठीक है? लेक्चर सुन लेना। तो सुने फिर से, न्यूट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली इन मास नंबर, whereas proton contributes in mass number as well as atomic number. Proton contributes in mass number as well as atomic number. Hence due to beta negative decay, हाँ जी, मास नंबर पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया। मास नंबर रिमेन्स अनऑल्टर्ड ड्यू टू बीटा नेगेटिव डिके, मास नंबर रिमेन्स अनऑल्टर्ड, whereas atomic number increases by 1। तो रट्टा लगाने वाली चीज ही नहीं है। जिसको पता भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूटा है, वो समझ सकता है कि भाई न्यूट्रॉन तो मास नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन प्रोटॉन दोनों में कर रहा है, इसलिए मास नंबर रहा अनऑल्टर्ड और एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर गया। अब उसकी इक्वेशन लिखने की बारी है। देखिए, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है XZA, और इससे बना डॉटर न्यूक्लियाई, उसका A तो सेम रहा लेकिन Z+1 बन गया, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है ना? बहुत ही आसान है, लॉजिक के साथ करें। पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, Z+1 हो गया, A एज इट इज, प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू। दैट्स इट। आया समझ में आपको? सो कभी भी कोई इक्वेशन भी आ जाए ना, जैसे आपने इसमें क्वेश्चंस देखोगे कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ब्रेक करके बताओ क्या हुआ, आपको चेक करना है भाई Z में क्या फर्क पड़ा और A में क्या फर्क पड़ा। बाई चांस A सेम रहा और Z एक इंक्रीज कर गया, तो बीटा पार्टिकल निकला वहां से, बीटा नेगेटिव, राइट? फिर आप क्या करोगे, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मासेस को सब्ट्रैक्ट करोगे, AMU में निकाल लोगे, उसको फिर क्या करोगे, 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे निकल आएगी Q वैल्यू। तो जो आप पूछ रहे थे, वो बस एक आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हर बीटा डीके में एक फिक्स्ड मोड ऑफ एनर्जी निकलती है, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेके नहीं निकलते। बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं इसमें, ऐसे करके कुछ, राइट? ये अगर आपको ध्यान हो 11th की वर्क एनर्जी की एनसीईआरटी की लास्ट क्वेश्चन भी इस तरह से ही एनर्जी निकलती है, और नीचे से यहां से पिक कर सकता हूं मैं। तो होता क्या है, यहां दिखा रखा है फ्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स और यहां दिखा रखी है एनर्जी। आप देखेंगे कि जो ये एनर्जी निकली है, एग्जैक्ट एनर्जी निकली है, ये तो बहुत थोड़े फ्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स के पास है। ज्यादातर बीटा पार्टिकल्स का जो फ्रैक्शन है उसके पास तो बहुत कम एनर्जी है, बाकी कौन ले गया? एंटी न्यूट्रिनो। तो जो एनर्जी निकलती है दैट इज शेयर्ड बाय बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज सेम, बट इट most of it is then carried by the एंटी न्यूट्रिनो। अब आप पूछ रहे थे कि मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बात होती है रेस्पॉन्स बताया जाता है। अगर सुनो, पता होता है क्या उससे, अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकता, सीधी सी कहानी। आगे बात समझे? तो अब अगर मास स्पीड से बढ़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं, तो चीजें ऐसे नहीं। अब तो क्लियर हो गई? ठीक है, आप चाहे तो जा सकते हैं। बाकी अब लिख दीजिए, energy released during beta decay, energy released during beta decay remains constant and is shared
and is shared by beta particle and एंटी न्यूट्रिनो। हाँ, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जब तक हम बीटा बोल रहे हैं ना, बीटा नेगेटिव समझते हो, बाय बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो such that the graph showing energy carried by beta particle is a continuous curve. Graph showing energy carried by beta particle is a continuous curve. Which shows that a very small fraction, that only a very small fraction of beta particles, only a very small fraction of beta particles actually carries the end point energy. हम end point energy किसे कह रहे हैं? जो total energy निकलती है, actually carries the end point energy. ठीक है, क्लियर हुआ? तो बीटा पार्टिकल एमिशन में जो एनर्जी कर्व वो कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है। तो क्या सोचना था भाई, जब बीटा पार्टिकल निकला तो हर बार फिक्स्ड एनर्जी निकली। अगर अकेला बीटा पार्टिकल निकलता तो उसका एनर्जी ग्राफ कैसा होता? डिस्क्रीट, भाई इतनी एनर्जी निकल। लेकिन ये कैसा मिला? कॉन्टिन्यूअस कर्व। तो दिमाग ठनका, बाकी एनर्जी कौन ले गया? अब वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ना मास है भाई के पास, ना चार्ज है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, और इतनी एनर्जी है कि अर्थ को पेनिट्रेट कर जाए तो ढूंढोगे कहां से? फिर पॉली ने क्या दिमाग लगाया, यार ये जो न्यूक्लियाई बच जाता है इसका स्पिन या तो सेम रहा या इंटीग्रल नंबर से चेंज कर, उसको लिंक करके फिर इसने ये समझा। आगे वाली बात आपको समझा अच्छे से? ठीक है, दिस वाज बीटा नेगेटिव डिके। अब बात करते हैं गामा डिके की। एक्चुअली गामा डिके ना सिर्फ एनर्जी का एमिशन है। आप जानते हैं गामा रे फोटोन होता है, एनर्जी का एमिशन है। होता ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। अब जब अल्फा डिके हुआ है या बीटा डिके हुआ है, या एक के बाद एक कई सारे डिके हो चुके हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, है ना? तो उसके बाद न्यूक्लियस इज इन हायर एनर्जी स्टेट। जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो इट हैज टू रिलीज सर्टेन एनर्जी, दैट एनर्जी गोज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट which results in emission of gamma ray photon। लिखिए फटाफट, गामा डिके, गामा डिके लिख दीजिए। आफ्टर द emission of alpha particle or beta particle, alpha particle or beta particle, comma, nucleus is in excited state। न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। ऑब्वियस है ना, जो क्यू वैल्यू से एनर्जी निकली है वो न्यूक्लियस के पास भी तो गई है। सो न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। फिर लिख दीजिए, इट रिलीजेस एनर्जी during de-excitation in the form of gamma ray photons, in the form of gamma ray photons। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दो। एनर्जी लेवल्स इन इनसाइड न्यूक्लियस आर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Energy levels inside nucleus are in mega electron volt। अब इससे क्या Z और AP में फर्क पड़ेगा? नो। तो ये भी लिखिए स्टार मार्क करके। It affects neither atomic number nor mass number। It affects neither atomic number nor mass number। ठीक है, आपने एक काम करना है, एनसीईआरटी के अंदर इसका एक एग्जांपल दे रखा है, कोबाल्ट टू निकेल का कन्वर्जन दे रखा है, मैंने नोट्स में ही बना रखा है। एक्चुअली क्या है, कोबाल्ट से निकेल बनते हुए आपको एटॉमिक नंबर 1 बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, मास नंबर सेम रखा हुआ है।
एटॉमिक नंबर एक बढ़ाना तो कैसे डिके होगा, बीटा नेगेटिव डिके, अभी सीखा आपने। तो ये चीज पे ना कमांड करनी है, फटाफट पता चले। बीटा नेगेटिव डिके हो गया, तो अभी वो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाने के लिए वो 2 एमिशन करता है। यानी ये मत समझो कि एक ही तरह का गामा एमिशन निकलेगा, अलग अलग भी निकल सकता है। तो उसमें 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 एमिशन। तो ये आपकी एनसीईआरटी में है, आप यहाँ होमवर्क लिख दीजिए। होमवर्क, कोबाल्ट टू निकेल कन्वर्जन, कोबाल्ट टू निकेल कन्वर्जन, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए, आपको अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पता लग गया। अब एक छोटी सी चीज रही, बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है, तो लिखिए जरा, बीटा पॉजिटिव डीके। यार जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर हम प्रोटॉन को तोड़े न्यूट्रॉन में, है तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्यों अजीब लगती है आपको? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्यों नहीं टूट सकता? बोलो बोलो शाबाश। हाँ, वो तो साथ में पॉजिट्रॉन निकाल देंगे ना। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है, आ रही है समझ? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा, और मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तोड़ेंगे, फिर भी तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? कई बार क्या होता है, इनस्टेबिलिटी की वजह से। आपको पता है इनस्टेबिलिटी जब आती है तो आप एनर्जी और मास दोनों की इक्विवेलेंस के बारे में सोचिए। जहां पे एनर्जी ज्यादा है वो भी मास को रिप्रेजेंट कर रही है, मास ज्यादा है तो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही गल समझ? तो फिर समझिए, न्यूक्लियस में जब इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी कंज्यूम करके, फ्री स्टेट में नहीं हो सकता। आगे बात समझ ठीक से, तो लिखिए फटाफट, इनसाइड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, inside unstable nuclei, even a proton can convert into neutron and positron. Even a proton can convert into neutron and positron due to the energy present. Due to the energy present. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिखो, फिर एक एक करके चीजें बताता हूँ। प्रोटॉन किसमें? न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो प्लस क्यू, और इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। लिखे लिखे शाबाश। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ई पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन, विच इज नोन एज बीटा पॉजिटिव डिके, प्लस न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन जब निकला था तो एंटी न्यूट्रिनो था, पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस क्यू। लिख दिया? अब मेंशन कर दीजिए, करिए शाबाश। Positron is emitted as beta positive decay. Positron is emitted as beta positive decay along with a neutrino. Along with a neutrino. अब आपको पता होना चाहिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। एक स्टार मार्क करके, positron is anti-particle of electron. Positron is anti-particle of electron. तो ऑब्वियसली इस केस में पता है क्या होता है, इसका मास उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के एकदम ऑपोजिट। लिख दें, बोथ हैव सेम मास, both have same mass but opposite charge, equal and opposite charge, same mass but equal and opposite charge। ठीक है, डन है। और ऐसे ही लिखते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एंटी पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एंटी पार्टिकल्स, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स। तो वही सारी चीजें इसके लिए भी ट्रू होती है। अब इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन वाज कंट्रीब्यूटिंग इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर, इसने बना दिया न्यूट्रॉन, अब एटॉमिक नंबर हो गया एक कम। आगे बस सुन में, तो लिखे जरा, लिखे here mass number remains same, mass number remains same while atomic number decreases by 1, atomic number decreases by 1। कारण सिंपल है, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट्स ओनली इन मास।
एंड प्रोटॉन इन बोथ। तो इक्वेशन लिखेंगे x z a से बना y z -1 a जब निकला बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो प्लस q। लॉजिक समझोगे तो बहुत आसान लगेगी सारी चीज। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा, जैसे ही बीटा पॉजिटिव के आपने पढ़ा, ऐसे ही होता है के कैप्चर। लिखे जरा, के कैप्चर। के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, मतलब ये के शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींच लिया। अब खींच के इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइन करेंगे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन और के शेल का इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन। राइट। अब जरा मैच करने की कोशिश करो, मैच करोगे तो क्या होगा? प्रोटॉन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया, यहां पे क्या हो गया? यहां से क्या होगा? साथ में एनर्जी निकलेगी प्लस क्यू है, ये आने वाला है। ये होता है के कैप्चर। तो के कैप्चर के अंदर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल कंबाइन करके न्यूट्रॉन बना देता है। आप समझ सकते हैं? फिर से क्या हुआ देखो, Z एक कम हो गया, Z एक कम हो गया, मास नंबर सेम रहा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम रहा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए तो Z की वैल्यू एक कम। दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है। इसमें जो रिएक्टेंट का मास है वो सिर्फ किसका आएगा? प्रोटॉन का। और राइट साइड में न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का मास आएगा। इसमें लेफ्ट साइड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, जबकि राइट साइड में न्यूट्रॉन का मास आएगा। है कौन से वाले केस में मास डिफेक्ट ज्यादा आएगा, फर्स्ट या सेकेंड? देखिए, आपको क्या देखना है, मास किसमें ज्यादा कम हुआ होगा? कम तो होएगा ही होएगा, इसकी बजाय इसमें ज्यादा कम। आई बात समझ में? यानी कि अगर के कैप्चर हो सकता है, के कैप्चर हो सकता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी बजाय कि बीटा डी के। तो अब समझना, जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है उसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी के कैप्चर हो रहा है तो बीटा डी के होने की पॉसिबिलिटी पक्का नहीं है, लेकिन अगर बीटा डी के हो रहा है तो के कैप्चर होने की पॉसिबिलिटी पक्का है। जिस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा निकले वो ज्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज्यादा लगती है। तो इसकी बजाय हम देख पा रहे हैं कि इसमें एनर्जी ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस हो सकती है तो ये तो हो सकती है, और ये हो सकती है तो इसका होना पक्का नहीं है। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, के कैप्चर आप लिख दीजिए। An electron of K shell is captured by the nuclei. An electron of K shell is captured by nuclei. Captured by nuclei, such that proton combines with electron to form neutron. To form neutron, and energy is released. And energy is released. This is known as K capture. K capture. अब सीधा लिखो. It is clear that mass defect in K capture is more. Mass defect in K capture is more as compared to beta positive decay. Mass defect in K capture is more than that in beta decay. Hence, it would result in more release in energy. Hence, it would result in more release in energy. So it becomes a preferred preposition. So it becomes a preferred preposition. ठीक है, जिसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी वो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? लिखिए कंक्लूजन। Conclusion: if beta decay can take place
if beta decay can take place, then K capture can surely take place. Then K capture can surely take place. Whereas reverse may not be true. Reverse may not be true. मतलब अगर K कैप्चर हो रहा है तो बीटा डिके होना जरूरी नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, आइए सारी बातें आपको समझ में। अब बस आज की लास्ट चीज ये है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा बीटा और गामा डिके हुए, ये कैसे निकाला जाता है। लिखिए जरा। हाँ, दोनों एंटी पार्टिकल है तो एक ही बात है, एक ही बात होगी, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे लिखिए फटाफट। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा बीटा डिकेज। गामा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम अल्फा और बीटा डिके के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्फा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4। इन केस ऑफ बीटा डिके, जब बीटा डिके बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव डिके की बात हो रही है। मास नंबर रिमेन्स सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, राइट। इंक्रीज यानी एटॉमिक नंबर एक ऐसी चीज है जो दोनों में अफेक्ट होता है, उसको बात के लिए छोड़ देते हैं, पहले उसे डील करेंगे जो एक ही कंट्रोल कर रहा है, तो उससे उसका पता चल जाएगा। ठीक है, लिखिए जरा, लिखिए। ओनली अल्फा पार्टिकल alters mass number by 4। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4। लिख सकता हूं ना, एक अल्फा डिके में मास नंबर 4 से कम हो जाता है। मान लो मास नंबर 8 डिक्रीज हुआ है तो कितने अल्फा डिके हुए, 2। अगर 12 हुआ है तो 3। सो टोटल डिक्रीज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू द नंबर ऑफ अल्फा डिकेस। क्लियर। अब नंबर ऑफ बीटा डिके कैसे निकालें, ध्यान से सुनना। इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डिके होने की वजह से जो एटॉमिक नंबर है 1 से वो 2 डिक्रीज होता है ना। अगर n1 नंबर ऑफ अल्फा डिके हुए हैं तो एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n1। इतना ही बस भाई, 1 से कितना डिक्रीज होता है, 2। अगर n1 डिके हुआ तो कितना हो जाएगा, 2n1। लेकिन पता लगा कि इतना तो डिक्रीज ही नहीं दिखा रहा है, इससे कम डिक्रीज दिखा रहे हैं। अगर इससे कम डिक्रीज हुआ यानी बढ़ गया, वो बढ़ाया किसने, बीटा डिके ने। आ रही बात समझ में। तो इसने जो डिक्रीज किया उसमें से वो घटा दो जितने, ये इसको एन अल्फा लिख देता हूं, एन बीटा। डिक्रीज कितना होना चाहिए था अल्फा डिके की वजह से, ट्वाइस ऑफ एन अल्फा। लेकिन हुआ कितना, ट्वाइस ऑफ एन अल्फा माइनस एन बीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या क्लियर हुआ ठीक से, लिख दे शाबाश। n alpha and n beta be the number of alpha and beta decay. n alpha and n beta be the number of alpha and beta decay. Then twice of n alpha minus n beta. Twice of n alpha minus n beta is equal to decrease in atomic number. समझ में आ गया ना ठीक से, क्लियर। तो एक मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। जो x है वो है सपोज 92 234। ठीक है, यहां से पहले एक अल्फा डिके हुआ तो y1 बना, फिर वहां से बीटा डिके हुआ तो y2 बना, फिर वहां से एक और अल्फा डिके हो गया तो y3 बना, वहां से बीटा पॉजिटिव डिके हो गया तो y4 बना। आपको y1 y2 y3 y4 लिखो, करिए शाबाश। इससे अल्फा डिके करके y1 बना,
उससे बीटा डीके होके y2 बना, उससे फिर अल्फा डीके होके y3 बना, फिर बीटा पॉजिटिव डीके होके y4। नहीं वो तो दे ही रखा है, एक ही नंबर है 92 234। अगर अल्फा डीके हुआ है तो क्या बचा, ये जो y1 है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 90 और मास नंबर कितना हो गया 230। ये कहना चाहता हूं। अब इससे फिर बीटा नेगेटिव डीके होगा, बीटा मतलब बीटा नेगेटिव। अब क्या होना चाहिए y2 के केस में मास नंबर रिमेन्स सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। ये सीखा। अब अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके तो y3 में क्या हुआ, मास नंबर एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर गया यानी 89 और मास नंबर 4 डिक्रीज कर गया यानी 226। ठीक है ना। फिर बीटा पॉजिटिव डीके हुआ, बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, मास नंबर तो एज इट इज रहेगा लेकिन ये डिक्रीज हो जाएगा, 80 डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। याद रखिए जब बीटा नेगेटिव डीके होता है तो एक इंक्रीज होता है और जब बीटा पॉजिटिव होता है तो एक डिक्रीज होता है। तो 89 की बजाय कितना हो जाएगा 80। तो ये थी सिंपलेस्ट पॉसिबल कहानी कि आपको लिखना आना चाहिए कि अल्फा डीके से क्या हुआ बीटा से क्या हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिलेंगे असाइनमेंट में कि आइडेंटिफाई करो कि नेक्स्ट कौन सा है। तो आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होती है ना। होती है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए, x 92 234 x 92 234 converts into y क्या करें 78 and 200 suppose। ठीक है, converts into y 78 200 due to radioactivity। x converts into y due to radioactivity। Find the number of alpha and beta decays। Find number of alpha and beta decays। तो क्या करें, पहले किसको चेक करोगे, मास नंबर को। तो n अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 234 minus 200 that is 34 डिवाइड बाय 4। बात नहीं बनेगा 4 8 32। तो एक काम करता हूं मैं इसको 202 कर दूं। ठीक है, अब हो जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। इंटीग्रल होना ही पड़ेगा ना 4 टाइम। तो 8 आ गए, 8 अल्फा डीकेस हो गए। अच्छा 8 अल्फा डीके हो गए तो ट्वाइस ऑफ एन अल्फा माइनस एन बीटा शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हुआ देखना सर। हाँ जी 14, एटॉमिक नंबर 14 डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो 2 8 16 माइनस एन बीटा इज इक्वल टू 14। तो एन बीटा कितने आ गए 2। बहुत ही आसान सी चीज। तो मैथ में नहीं फंसना, पहले आपको क्लैरिटी लेनी कि मास नंबर सिर्फ अल्फा पार्टिकल की वजह से चेंज हो रहा है। तो मास नंबर को चेक करके डिवाइड बाय 4 करके आप पता लगा सकते हैं कितने अल्फा पार्टिकल लिखे हुए हैं। वो पता लग गया तो देखिए हर अल्फा पार्टिकल डिके के साथ एटॉमिक नंबर को 2 डिक्रीज करना था यानी ट्वाइस ऑफ एन अल्फा। लेकिन वो तो कंपैरेटिवली कम डिक्रीज हुआ, किसने कम कर दिया, बीटा डीके ने। सो माइनस एन बीटा शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जो मैंने इस एग्जांपल के से आपको समझाया। ठीक है, मैंने अब रेडियो एक्टिविटी छोड़ दी अभी के लिए, तो ये पार्ट आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक नोट से आपको एक काम और करना है, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज गिवन, वो कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज बता देता हूं, जो गामा है उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, फोटोन की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। उसका उसका लगभग 10% बीटा की होती है और उससे भी कम अल्फा की होती है। अल्फा की स्पीड सबसे कम 10.7 के आसपास होती है और उससे ज्यादा बीटा की और सबसे ज्यादा गामा। राइट, जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो गामा की ज्यादा है, फिर बीटा की है और फिर अल्फा की है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी हमने ज्यादा डिफाइन कर दी। लेकिन जो आयनाइजेशन होता है वो चार्ज के बेस पे होता है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 यूनिट चार्ज है, बीटा के पास 1 यूनिट चार्ज है और गामा के पास चार्ज ही नहीं है।
तो जो आयनाइजेशन एबिलिटी है, तो दो चीजें समझ लो बस, आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फा की मैक्सिमम, फिर बीटा की और फिर गामा की, और पेनिट्रेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अब ये आराम से करो, ठीक है, नोट से ही पार्ट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। रेडियो एक्टिविटी अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बाकी पार्ट आप कंप्लीट कर लिए। असाइनमेंट मैंने स्पेसिफिकली इसी के क्वेश्चन की, ठीक है।